मेरे को जेल में डाल दो, क्या करोगे आप? हाँ तो ठीक है, बिल्डर जेल में चला गया तो रेरा का क्या रोल होता है कस्टमर्स को बेनिफिट देने के लिए? देखो, जो डॉक्यूमेंट रेरा के अंदर रजिस्टर हो जाता है, मान लो आपने फ्लैट लिया, हाँ। हवा में तो कोई बात करनी नहीं चाहिए आजकल। हाँ डॉक्यूमेंट फुली रजिस्टर करवाओ, वो तो है। रेरा नंबर आ गया, रजिस्टर करवाओ। एटलीस्ट आप जमीन के अंदर तो मालिक बन गए। डिस्प्यूट जितना होंगे आपका हक ऊपर रहेगा, अपर हैंड रहेगा। अगर आपने अलॉटमेंट लेटर ले ली कि भाई मेरे को तो बेचना ही है, बाद में प्रॉफिट देके निकल जाऊंगा, हाँ तो कभी आप अटक भी सकते हैं। हाँ, वो तो आपके पास पक्का डॉक्यूमेंट तो है ही नहीं ना। अब वो इंसान के मन में लालच आती है थोड़ा। कई लोग होते हैं स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन ओसी आने दो तो मेरा 5% GST बच जाएगा। हाँ, तो देखिए मन में कहीं ना कहीं कस्टमर के मन में अगर लालच है, इन्वेस्टर के मन में कहीं स्टैम्प ड्यूटी बचानी है, रजिस्ट्रेशन, तो वो रिस्क ले रहे हैं, वो कैलकुलेटिव रिस्क है। वो कभी फायदा भी होता है, कभी नुकसान भी होता है, तो वो तो इंडिविजुअल के ऊपर है। हमारे जैसे एजुकेटेड पढ़े लिखे लोग हैं जो वी वांट टू प्ले सेफ, बिल्कुल कस्टमर्स हैं जो पढ़े लिखे सारी लोग जिंदगी की पूंजी आप लगा रहे हो, सारी जिंदगी की पूंजी, उसमें अगर आप 8-10 लाख रुपया बचाने के चक्कर में, तो फिर अटकने के चांसेस भी ज़्यादा है। इट्स अ कैलकुलेटिव रिस्क। वो तो हर एक इंसान की अपनी अपनी मर्जी होती है। रीडेवलपमेंट का पूरा नया सा ट्रेंड चल रहा है, FSI बढ़ा के दे रही है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है। कितनी सक्सेस मिल रही है? कितने प्रोजेक्ट्स हैं जो सच्ची में कंप्लीट होते हैं या फिर अटकने के रेशो ज़्यादा है? अभी न्यू बॉम्बे में शुरू हुए हैं, न्यू बॉम्बे देखेंगे, लेकिन बॉम्बे के अंदर तो सक्सेस हो रहा है। मुंबई में है, नवी मुंबई में अभी नया नया ट्रेंड चालू हुआ है। मैं वाशी में रहता हूँ तो मैंने देखा है वाशी के आसपास में ही, कोपर के ना वाशी के, इसके कम से कम 30-40 तो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट हो ही गए हैं, अभी लग रहे हैं। और बिल्डर लोगों ने पैसा भी बहुत लगाया है। अब आगे चल के सक्सेस कितने होते हैं नवी मुंबई के बिल्डर, ये देखने वाली बात होगी। अगर सक्सेस हो गया तो फिर सक्सेस हो जाएंगे और भी रीडेवलपमेंट में। अब जहाँ मेरे ख्याल में 35-40% दे रहे हैं, तो कई जगह तो मैंने अभी सुना है कि सानपाड़ा वगैरह में इनको FSI ज़्यादा है। जैसे वाशी में है, नेरूल में है, तो वहाँ कुछ रेशो भी ज़्यादा मांग रहे हैं लोग, 60% रिटर्न में। हाँ, मतलब आपका अगर 500 कारपेट है, हाँ, तो लोग बोलते हैं हमको 800 कारपेट मिलना चाहिए, 850 कारपेट मिलना चाहिए, ओके, क्योंकि FSI ज़्यादा हो जाती है। तो मतलब 50% से ज़्यादा मांग रहे हैं, ऐसा सुना मैंने अभी। कहीं 100% भी मांग रहे हैं, मतलब डबल। अगर मेरी 100 स्क्वायर फीट कारपेट है तो आई विल डिमांड 200 कारपेट। ये जहाँ बहुत ज़्यादा, जहाँ 30 माले के बिल्डिंग बन रही है, जहाँ बहुत ज़्यादा FSI है, उसके हिसाब से। अब हमारे बेलापुर में 13 मंजिल के ऊपर शायद परमिशन नहीं है, अलाउड नहीं है बिकॉज ऑफ एयरपोर्ट। यस, तो वहाँ 35-36% के ऊपर देते नहीं। हाँ, तो बैठता ही नहीं ना, तो उसमें रिटर्न में कमी आएगा ऑब्वियसली। तो रेंट तो कंपलसरी रीडेवलपमेंट बिल्डर को रेंट देना है, कंपलसरी देना है, बिल्कुल देना है। बड़ो अभी जैसे वाशी में समझ लीजिए 2 BHK का फ्लैट का भाड़ा 60-70 हज़ार है, 80 हज़ार है, उसके अकॉर्डिंग देते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेक्टर 17 वाशी में सबसे कॉस्टली माना जाता है, पाम बीच को छोड़ के। तो अगर मैं 17 में रह रहा हूँ, सेक्टर 17 में, अगर वहाँ पे रीडेवलपमेंट की प्रोजेक्ट की बातें चल रही हैं, तो आई विल डिमांड रेंट ऑफ सेक्टर 17। यस, वो देना पड़ेगा बिल्डर को, उधर ही का ना। यस, या बिल्डर की मर्जी, वो बोलेगा नहीं घनसोलिया कोपर खेना, नहीं, वो नहीं कह सकता, वो नहीं कह सकता। वो आपको 17 सेक्टर के हिसाब से ही रेंट देना पड़ेगा उसको, बट आप अपनी मर्जी से किधर भी रहे। हाँ, लेकिन रेंट तो मुझे सेक्टर 17 आप जाके तलोजा में रह सकते हैं, किधर भी हो, वो आप अपना पैसा बचा रहे हैं, आप सफर कर रहे हैं ना। तो मतलब मेरा हक है कि मैं जिस एरिया में रह रहा हूँ उस एरिया में जो मार्केट रेट चल रहा है रेंट तो मुझे वही मिलना चाहिए। जैसे बिल्डर ये नहीं कह सकता कि आपको मैं रेंट अगर शाम तक उसका दे रहा हूँ 17 का, तो आपको 17 में ही लेना पड़ेगा, उसका वो कोई राइट नहीं। तो मतलब मेंबर्स का हक है उसी एरिया का। अच्छा, प्रोजेक्ट कहीं अगर अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू एनी रीजन रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट अटक जाता है, तो रेरा उसमें सॉल्यूशन कैसे निकाल सकती है? रेरा के हिसाब से वो तो अभी तक कुछ हुआ नहीं, देखा नहीं हमने, अभी तक हमारे सामने ये बात आई नहीं। जब आएगी तो पता चलेगा। अच्छा, यू आर नॉट एक्सपीरियंस एनीथिंग, ऐसा कुछ हुआ नहीं है? हाँ, अभी तक हमारे नवी मुंबई में तो ऐसा हुआ नहीं है। एक ज़माना था अरोड़ा जी, जब इन्वेस्टर्स क्या करते थे, काफ़ी इन्वेस्टमेंट डाल देते थे नए प्रोजेक्ट्स में। यस, कोविड के बाद प्रॉपर्टी मार्केट में काफ़ी स्लैक आ गया अक्रॉस इंडिया।
इन्वेस्टर्स आज भी हैं? इन्वेस्टर मार्केट में अभी उस हिसाब से उनको पैसा नहीं मिलता, क्योंकि अप्रिसिएशन इतनी नहीं हो रही है। नहीं। लेकिन जो अभी इन लोगों ने एक नया फार्मूला निकाला है कि जैसे टेंडर लगा, हाँ, तो बोलते हैं 40% माल जो ये एकदम डाउन पेमेंट में निकाल देते हैं। 40% प्रॉपर्टी का माल जो है वो डाउन पेमेंट में निकाल देते हैं। जैसे आज बेलापुर का रेट है 18,000 रुपये, हाँ, तो ये आपको 7,000 में माल दे देंगे। ओके, मतलब 50% से भी कम। लेकिन पैसा अभी का भी चाहिए फुल पैसा चाहिए, तो 50-60% डिस्काउंट। हाँ, उसका कारण ये है कि ये भी तो लोन लेते थे ना बैंकों से, तो इनको भी कॉस्टली पड़ता था। अब पैसा आपने दे दिया, इनको लोन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो वाइट में ले देंगे, ब्लैक में लेंगे? फिर वाइट में लेते हैं, तो रिस्क नहीं है। लेकिन रिस्क है उसमें। किसके लिए? ये आपको ये नहीं लिख के देंगे कि मैंने ये फ्लैट बेचा, जहाँ ये यूनिट बेचा, ऐसा कोई लिख के नहीं देंगे, ना नंबर देंगे, ना ले कुछ नहीं लिख के देंगे। ये एक लेटर फ्लैट देते नंबर हैं, नहीं देंगे, फ्लोर नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे। ये आगे आपको पीछे कुछ नहीं, ये लिख के देते हैं कि आपने हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर हमको फाइनेंस किया है, फंडिंग की है, वो लिख के देंगे। ये लिख ही नहीं सकते रेरा नंबर आने से पहले। क्या नंबर आने से पहले? रेरा का नंबर आने से पहले लिख ही नहीं सकते। तो जो इन्वेस्टर हैं वो रेरा तक वेट क्यों नहीं करते? उनको लालच है ना कि सीसी आने तक मेरा डबल हो जाएगा। अच्छा, तो मतलब वो रिस्क उठाने के लिए इन्वेस्टर रेडी है ना? बिल्डर अच्छे हैं, ऐसा अभी तक ट्रस्टवर्दी हैं। हाँ, तो ट्रस्टवर्दी। मतलब रिस्क तो ऑप्शन इज ओपन फॉर द इन्वेस्टर। वो अपनी, अच्छा कमा रहे हैं इन्वेस्टर इस मामले में। जिनके पास पैसा है वो दे सकते हैं, और ये कमेंसमेंट सर्टिफिकेट आने तक थोड़े से रेट बढ़ते हैं, काफ़ी बढ़ जाते हैं, ऑलमोस्ट डबल हो जाता है उसका इन्वेस्टर का। ओके। तो इन्वेस्टर ने अपना मॉडस ऑपरेंडी चेंज कर दिया है, स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग थोड़ी सी Yes. चेंज हो गई है अभी। पहले वो वेट करते थे जब प्रोडक्ट डिलीवर होता था, तब जाके मार्केट में बेचते थे या अंडर कंस्ट्रक्शन पे। लेकिन अभी कमेंसमेंट के टाइम पे अभी 50% डिस्काउंट तो उनको ऑन द स्पॉट पहले से ही मिल गया। बिल्डर का भी बिल्डर को फायदा, पैसा आ गया प्लॉट का। इन्वेस्टर का फायदा ये है कि जैसे ही कमेंसमेंट चालू हो गया तो उसका तो रेट बढ़ गया, तो वो बाकी का जो तो उसके लिए लॉक इन पीरियड नहीं है ना, कोई लॉकिंग पीरियड नहीं। इन्वेस्टर कभी भी बेच सकता है ना। वो बेचता ही नहीं है, वो तो कभी भी बेचो आप माल। उसके मतलब बाद 6 holding महीने के बाद capacity है। समझिए आपको 7,000 में लिया, हाँ, आपको 9,000 का ऑफर आया, आपकी मर्जी है। लेकिन अरोड़ा जी, आपने जैसे कहा कि अलॉटमेंट लेटर नहीं है उनके पास, फ्लैट नंबर नहीं है, तो वो बेचेगा तो क्या बेचेगा? वो फिर जिसको जो लेगा वो अपना रजिस्टर करवाएगा ना। वो तो मतलब फंडिंग किया, फंडिंग वापस ले लिया। ये तो हो गई 3 पत्ती गेम खेल रहे हैं, ब्लाइंड खेल रहे हैं हम। ये हाँ? अभी आपके पास कौन से पत्ते हैं वो मुझे नहीं पता है, वो आप ये तो अभी खेलते इसको जाओ। 3 पत्ती कहो या कुछ भी कहो, लेकिन आज ट्रेंड यही है। नहीं, लेकिन अभी भी मैं नहीं समझा, एज अ कॉमन मैन, जी, आप इन्वेस्टर हैं, तो कॉमन मैन आता भी नहीं ना इसमें। तो कॉमन तो इन्वेस्टर फिर इन्वेस्टर को ही देगा। हाँ, जो इतनी डेयरिंग से नहीं, गेम investor- खेलेगा बैठ के। इन्वेस्टर भी ले सकता है, नहीं तो कॉमन मैन जाता है बिल्डर को पूछता है भाई है फ्लैट, बोलेगा भी है लेकिन मेरे पास नहीं है, आपको इन्वेस्टर सस्ता, के पास हाँ है। मैं आपको ले देता हूँ। वो अपना भी उसमें ही रखेगा 100-200 रुपया। लेकिन उस टाइम पे तो बिल्डर को एटलीस्ट बताना तो पड़ेगा कौन सा फ्लोर है, कौन सा फ्लैट हाँ, नंबर वो फिर है। अगर समझो वो जब तक रेरा नंबर नहीं आता वो किसी को बेचेगा भी हाँ, नहीं। तो रेरा आने के बाद एटलीस्ट कस्टमर तो ब्लाइंड गेम तो खेलेगा नहीं। कई आते हैं ना, वो ब्लाइंड गेम वो इन्वेस्टर री इन्वेस्टर को ही खरीदेगा। मेरे जैसा कॉमन आदमी जो, वो तो बोलेगा भाई घर खरीद रहा हूँ, साला ग्राउंड फ्लोर के पे मिलेगा फ्लैट या टॉप फ्लोर पे मिलेगा। वो इसमें एक पॉइंट है। नहीं, ब्लाइंडली तो 99-100% तो बेवकूफ़ आदमी होगा। नहीं, बेवकूफ़ आदमी नहीं है वो जो इन्वेस्टर, देखिए इन्वेस्टर री इन्वेस्टर को बेच सकता है। हाँ, वो कर सकते हैं। बाकी जब ऐसा पता ही नहीं है कि मैं आपको पैसा किस चीज़ का दे रहा हूँ, फ्लैट नंबर क्या होगा, आगे पीछे फ्लैट होगा, ईस्ट क्योंकि वेस्ट प्री होगा, लॉन्च दे नहीं सकते ना, लिख नहीं सकते ना, वो तो फिर ये बिल्डर फाइल मतलब इन्वेस्टर को हैज़ टू वेट टिल कमेंसमेंट सर्टिफिकेट Yes. आने के बाद ही वो गेम खेल सकता है। बस उसको 2 साल इंतजार करना होगा। अभी हम किसी ऑनलाइन ऐप का नाम नहीं लेंगे, जी, लेकिन ऑनलाइन ऐप्स बहुत सारी आ गई हैं जिसमें वो बोलते हैं कि एजेंट ब्रोकर कुछ भी नहीं है, हम किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहे हैं। उसका फ़ायदा कस्टमर्स को कभी कभी हो जाता है कि चलो एजेंसी ब्रोकर की बची, कमीशन बची। आज आप देखिए किसी ब्रोकर का काम है, किसी ब्रोकर का काम नहीं है, सारा ऐप से हो रहा है।
आज हर ऐप वाला अपने रिलेशनशिप मैनेजर रख दिए। आप उनको 2,000 रुपया जमा कराइए, आप कोई घर ढूंढ रहे रेंट पे। पैकेज है उनका, पैकेज 3 महीने का पैकेज। नहीं 2,000 रुपया दे दीजिए आप उनको। आपको 17 सेक्टर में जहाँ वाशी में फ्लैट चाहिए भाड़े पे, तो आपको वाशी के 25 नंबर दे देंगे ओनर के, कि आप जाइए, ये नंबर है और आप उनसे बात कर लीजिए। अच्छा, आपके 2,000 रुपये गए, तो आपको कम से कम 25 नंबर मिले। 25 में से 10 तो आप देखेंगे, 10 में से आपका एक हो गया। आप बोले मेरे को तो 2,000 में काम हो गया, मैं काय को ब्रोकरेज को 50,000 दूं या 60,000 रुपये दूं। तो ऐप्स का फायदा है कि नुकसान है? हाँ, हम जैसों को नुकसान है, आप लोगों को फायदा है। कस्टमर को फायदा है। यस, क्योंकि मैंने एक फ्लैट खरीदा था ऐप के थ्रू और ट्रांजैक्शन स्मूथली हो गई थी। यही है। तो और ब्रोकर्स का गवर्नमेंट बोलते हैं जी आप रेरा के एजेंट बनो, रेरा का वो सर्टिफिकेट लो। जिनको 40 साल हो गए काम करते हुए, उनको भी बोलते हैं कि आप एग्जाम दो, कम से कम आपको फीस ले लीजिए, उनको तो सर्टिफिकेट दे दीजिए। अपना बुकिंग कराए, अपना चलो अपना घर परिवार चलता रहे। गवर्नमेंट ने वो भी बंद कर दिया हमारा। नहीं, गवर्नमेंट तो कुछ रूल्स रेगुलेशन बना के रखे रूल हैं रेगुलेशन ठीक है, तो जिन्होंने 40 साल हो गए काम करते हैं उनको थोड़ा रिलीफ देना चाहिए, गवर्नमेंट को सुनना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी। नया बच्चा आया है, नया स्टडी कर रहा है तो ठीक है। अब सारा कुछ तो मालूम है हम लोगों को, क्या रूल्स होते हैं, कि लैंड कौन सी है, किस कैटेगरी की है, कौन से जोन की है, क्षेत्रकारी ज़मीन है, क्या है, सब पता है। वो तो पुराना एजेंट तो किसी को गलत चीज़ लेके देता नहीं। लेकिन आप लोगों के पास प्रूफ क्या कि आप इस बिजनेस में हैं सालों से? हमारे इनकम टैक्स रिटर्न जाती है, अकाउंट्स हैं। अच्छा, वो आप दिखा सकते हैं? बिल्कुल दिखा सकते हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स सब हैं। कमीशन आती रही है बिल्डरों से पहले। तो मतलब यू कैन प्रूव कि आप प्रॉपर्टी बिजनेस में इतने सालों से हैं, तो व्हाई शैल आई अपीयर फॉर द बेसिक अच्छा, एग्जाम? फिर गुमास्ता लाइसेंस है। तो एग्जाम देने में दिक्कत क्या है फिर? एग्जाम देने में भी बूढ़ा आदमी जाके एग्जाम देगा क्या? जाके बच्चों की लाइन में बैठे। मैं इंटरव्यू से पहले मैंने इसका रेफरेंस दिया था कि मैं इंश्योरेंस में मैनेजर था, एजेंट्स को पढ़ाता मैं था ट्रेनिंग कॉलेज में। अब अगर मुझे एजेंसी लेनी है इंश्योरेंस की, तो 33 इयर्स का इंश्योरेंस का एग्जाम है। जब एजेंट्स को मैंने ट्रेन किया, मैंने ग्रूम किया, अगर मुझे एजेंसी चाहिए तो मुझे भी एग्जाम देना है। नहीं, उसके लिए क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि ये आदमी ने बच्चों को पढ़ाया है। हाँ, राइट। तो उससे 2-4 क्वेश्चन जो भी है, 2-4 चीज़ें जो है उनसे लेकर के, उनका एक्सपीरियंस का लेकर के पेपर उनको ख़त्म करें। नहीं, ये तो गवर्नमेंट पता है मुझे क्या बोलेगी अरोड़ा जी, कि तुमने तो बच्चों को पढ़ाया, तो तुम्हारे लिए एग्जाम देना तो एकदम मामूली बात है। Why don't you pay for the exam? ठीक है, मामूली बात है, मैं मान लिया। जब तुम इतनी बड़ाई कर रहे हो कि मैंने बच्चों को ट्रेन किया, ग्रूम किया, तो एग्जाम बैठो, आधे घंटे में मैटर खत्म करो। नहीं क्यों, पर लेकिन रूल्स आर रूल्स। नहीं, रूल्स तो इनके बनाए होते, यही लोग लूट तोलते भी हैं, तोड़ते भी हैं। कमिंग टू आवर मेन क्वेश्चन, आपने कहा था कि कस्टमर्स नवी मुंबई में बहुत सारे बिल्डर्स कारपेट एरिया पे नहीं बेच रहे हैं, वो सुपर बिल्डअप पे बेच रहे हैं। पैसा सुपर बिल्डअप का लेते हैं। पैसा, तो ये कस्टमर्स की ड्यूटी है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कस्टमर बिहेवियर। जैसे कि मैंने कहा था कि एक ब्रेड भी खरीदनी है, दवाइयाँ खरीदनी है, जो कुछ भी खरीदनी है, उस पर फीचर्स एंड बेसिक्स लिखे रहते हैं कि एक्सपायरी डेट कब भी है, पेरिशेबल आइटम है, खाने की चीज़ है तो एक्सपायरी डेट देखनी है, रेट देखना है। अगर कस्टमर पढ़ा लिखा एजुकेटेड है तो वो कस्टमर बिहेवियर पॉलिसी है, एक सालों से चलती आ रही है अंग्रेज़ों के टाइम से, कि जो भी चीज़ खरीदते हो तो कस्टमर की ड्यूटी है ठोक बजा के खरीदो। पूरी की पूरी ड्यूटी सेलर के ऊपर नहीं होती। पूरे वर्ल्ड में ऐसा ही है, पूरे वर्ल्ड का यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है ये। तो अगर कस्टमर होशियार है, पढ़ा लिखा है, तो बड नेचुरल वो बिल्डर के साथ आर्ग्यूमेंट करके अपने हिसाब से कस्टमाइज एग्रीमेंट बना सकता है। एग्रीमेंट तो वही बनता है रेरा के हिसाब से, लेकिन अभी पैसा तो लेते ही हैं, फिर कस्टमर ही बोलता है यार मेरे को तो उतना ही पड़ रहा है, ऐसे के बात तो वो हो गई बस। और आजकल बहुत सारे एग्रीमेंट्स तो ऐसे होती हैं जिसमें लिखा रहता है सुपर बिल्टअप 1000 एरिया, ब्रैकेट में कारपेट इतनी एरिया। वो आइकन नहीं लिख सकते, पहले लिखते थे, अभी तो सिर्फ कारपेट ही लिखना है।
अगर एग्रीमेंट बराबर से नहीं बनी है तो रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रार के ऐसा है कि जैसे जो एग्रीमेंट में आपके सेल डीड के अंदर समझिए आपने लिखा है 1000 कारपेट हाँ स्क्वायर फुट, तो 20% मोर वो लेते हैं गवर्नमेंट। हाँ तो 20% एज्यूम्ड है। हाँ वो उनका गवर्नमेंट का एज्यूम है, उसको 1200 गिनेगा, लिफ्ट चार्जेस ये वो जो भी सब उनका एरिया हाँ, पकड़ built-up के। area। तो अगर फॉर एग्जांपल एग्रीमेंट रेरा के हिसाब से नहीं बनी है तो रजिस्ट्रार ऑफिस वालों की भी तो ड्यूटी बनती है ना उसको चेक करना और उसको नहीं, आजकल रेरा नंबर के जो प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन होते हैं वो रजिस्टर भी नहीं होते बिना रेरा के सर्टिफिकेट लगाने से। तो मतलब दोनों तरफ से तो स्ट्रिक्टनेस है ना। हाँ, बिल्कुल। मतलब आपकी रजिस्ट्रार ऑफिस में भी रजिस्टर करेंगे नहीं क्योंकि वो भी ऑफिसर भी Yes, क्यों वो risk जब तक उठाएं? रेरा नंबर नहीं होगा वो नहीं करेगा। क्योंकि ऑफिसर्स के ऊपर भी तो आगे चल के ऑडिट वगैरह बिल्कुल, प्रॉब्लम वो आ तो- सकता है वो- ना। वो विजिलेंस है। डिपार्टमेंट तो वो उनके है। ऊपर भी बैठा हुआ वो है। तो है। मतलब कहीं ना कहीं वो चेक सिस्टम है ना। है, हर बिल्कुल है। स्टेप पे गवर्नमेंट ने चेक ये है कि कस्टमर को अपनी आंखें खोल के दिल दिमाग खोल के फ्लैट खरीदने के टाइम पे A to Z सब चीज़ें चेक करनी ये पड़ेगी। चीज़ें बाहर चलती हैं, हमारे यहाँ कुछ नहीं चलता। हमारे यहाँ जो है भाई ठीक है लेना है तो ले लो। तो ये तो कस्टमर की गलती हुई ना। जो सिस्टम चल रहा है जिस देश का इंसान चल तो रहा है, मुंबई में भी इंसान है, नवी मुंबई में इंसान है। तो नवी मुंबई का इंसान गलती अभी करे तो भुगतेगा। बॉम्बे के बिल्डर सुधर गए। तो यहाँ पे सुधारने के लिए तो कस्टमर को ही आगे आना पड़ेगा ना, है ना। आना चाहिए। एक ब्रेड खरीदने से पहले एक्सपायरी डेट देखते हैं कौन तो देखता है? मैं वो देखता हूँ। बहुत कम लोग देखते हैं। तो 2 करोड़ का फ्लैट अगर खरीदने से पहले कस्टमर की गलती है। मैं तो मुंह पे बोलता हूँ कस्टमर की गलती है ये तो। बिल्कुल। कस्टमर शुड बी अवेयर। आप बाद में रोने से क्या आप फायदा? 1 लाख रुपए स्क्वायर फुट दो ना, 2 कारपेट पे बोलो, लिखो बाहर। लिखो। आप बिल्डर झुकेगा, बिल्डर को माल बेचना है सर। नहीं उसको बेचना ही है, वो तो बोलेगा ठीक है मेरे को क्या करना है, ऐसे पकड़ हाँ। ऐसे पकड़। तो कस्टमर की भी ड्यूटी बनती है। बाद में रोने से तो अच्छा है, बाद में रेरा के चक्कर काटो, कोर्ट के चक्कर काटो। आप आज के पूरा मार्केट खुला हुआ है। एक बिल्डिंग खरीदने जाओ तो 10 बिल्डिंग के फ़ोन आते हैं, हजारों आते हैं। फिर आज मेरे को कितने फ़ोन आते हैं, मैं ब्लॉक करते जाता हूँ सबको। बिल्कुल। जब खरीदनी नहीं प्रॉपर्टी तो क्या थैंक्स वेरी मच बोल के इज्जत के साथ फ़ोन ब्लॉक कर नहीं दें। क्या खरीदो, करेंगे? मना थोड़े करते हैं खरीदने में। हाँ। पैसा लाओ खरीदो। नहीं वही तो बात है। तो कस्टमर को भी ध्यान रखना चाहिए, सिर्फ बिल्डर का नहीं। मेरे ख्याल से सेलर एंड परचेज का आपस में बैठ के तालमेल होना ज़रूरी है। बिल्कुल। वी कैन नॉट ब्लेम अ सिंगल पार्टी। मेरा सिर्फ वो कहने का मतलब था। अब रेरा का कारपेट का इशू तो हमने बता दिया। एक इशू और होता है अरोड़ा जी, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से सोचा आपसे पूछ लूँ। सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट में मैंने कहीं बीच में पढ़ा था, महाराष्ट्र हाउसिंग गवर्नमेंट का भी रूल है कि जैसे ही बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो जाती है, ऑक्यूपेशन हो जाती है, मेंबर्स आके रहना शुरू हो जाते हैं, तो कन्वेंस डीड बिल्डर को सोसाइटी जो फॉर्म होती है उनको देना ही है। देना ही है, लेकिन देते नहीं है। कितने टाइम में देना है कन्वेंस डीड? ये तो एक्चुअली तो 4-5 महीने के अंदर अंदर इनको सोसाइटी देनी है। सोसाइटी हैंड ओवर करनी है। सोसाइटी हैंड ओवर के बाद फिर कन्वेंस देनी है। एक बार सोसाइटी फॉर्म हो गई, मैनेजिंग कमेटी फॉर्म हो गई, तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स बिल्डर को कन्वेंस डीड ट्रांसफ़र करनी है। करनी चाहिए वो जो कोई भी टाइम पीरियड है, 6 महीना 1 साल जितना भी लग जाए। जी, पर देते नहीं है जी। देते नहीं है। सोसाइटी के मेंबरों को जद्दोजहद करनी पड़ती है। सड़कों में जाओगे तो सिडको बोलता है कि हमारा आपका एग्रीमेंट हमारे साथ आपका लीज नहीं है, लीज हमारा बिल्डर के साथ है, फलाना फलाना ये कंपनी के साथ है, ये डेवलपर के साथ है, हम आपको नहीं खड़ा कर सकते। फिर उसके लिए जद्दोजहद होती है, फिर चलता है, फिर कहीं जाकर फिर के- वापस कोर्ट कचहरी के चक्कर हाँ, काट। फिर उसके बाद जाकर के कहीं ना कहीं होती है बिना बिल्डर के। तो बिल्डर कन्वेंस डीड ना देने से बिल्डर का फायदा क्या है? एफएसआई एफएसआई और बढ़ा सकता है। बिल्कुल। तो ऑलरेडी उसने, उसने अगर क्लेम कर दिया हाँ तो फिर आपकी सोसाइटी कुछ करती नहीं। अब भी कुछ रिसेंटली, अब भी एक हफ्ता शायद पहले मेरे ख्याल में हाई कोर्ट ने बोला है कि कोई भी एफएसआई अगर कंज्यूम करनी है बिल्डर को तो बिना मेंबर लोगों की उसके कंसर्न से ले नहीं सकता। नहीं अरोड़ा जी, फॉर द सेक ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑडियंस के लिए, एफएसआई अभी बढ़ी है। जैस 4, 4.55 अलग अलग 90 मीटर्स रोड, ये सब तो रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से वो अलग सब्जेक्ट है। अब इतनी जल्दी एफएसआई तो गवर्नमेंट कोई भी बढ़ाएगी नहीं इतनी जल्दी। अभी तो बढ़ा दी,
अब 15-20 साल तक तो मुझे नहीं लगता इतना वापस कोई महाराष्ट्र गवर्नमेंट या पहले कोई तो भी ये गवर्नमेंट माल करेगी। कंज्यूम होगा तब जाकर के शॉर्टेज पड़ेगी, फिर बात होएगी। हाँ, तो बिल्डर अपने पास कन्वेंस डीड रखने का फायदा क्या है? एफएसआई अभी तो बढ़ेगी नहीं, बहुत साल लग जाएंगे वापस एफएसआई बढ़ने में। इनका कोई भरोसा नहीं होता ना गवर्नमेंट के, कभी चेंज हो जाए फैसले। तो मतलब सोसाइटी कैन फाइट कन्वेंस डीड अगेन। वो रेरा में अभी जाके अप्रोच, हम खुद कर रहे हैं तो तो अपनी- रेरा अपनी को अप्रोच सोसाइटी करना में। पड़ेगा फिर से। रेरा को इसमें अप्रोच करने की कोई जरूरत नहीं है। तो कौन सी कोर्ट में जाएंगे फिर? वो ये- सिविल कोर्ट में। एक्चुअली ये जाना पड़ता है सड़कों में, हमारे यहाँ नवी मुंबई में। तो सड़कों कि को ये approach फलाना करना- फलाना बिल्डर हम लोग को नहीं दे रहा है। हाँ नहीं, हम उधर फाइल डालेंगे, फिर वो उनको नोटिस भेजता है बिल्डर को। अगर वो अपीयर नहीं होता तो फिर उसके बिना, जो उनका रूल के मुताबिक उसके एनओसी के बिना भी हो जाती है, टाइम लगता है। अच्छा, मतलब सिडको विल सपोर्ट द सोसाइटी मेंबर्स मैनेजिंग। उसके लिए क्या होता है, कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स निल होना चाहिए सबका। हाँ, सबने प्रॉपर्टी टैक्स भर दिया है तो हर एक चीज, कोई टैक्स बाकी तो नहीं ये होना तो चाहिए। सिडको का एक फायदा हो जाएगा कि चलो इसी बहाने सबकी प्रॉपर्टी Yes, टैक्स मिल जाएगी हाथ में, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। अच्छा, दूसरा एक कंफ्यूजन थी एज अ कॉमन मैन, अगर कोई प्रोजेक्ट रीडेवलपमेंट में जाना है और उसमें से कुछ मेंबर्स ऐसे निकलते हैं जो बोलते हैं हम लोग को रीडेवलपमेंट में जाना ही नहीं है, तो ये नहीं। मैंने सुना था कि 51% कंसेंट दे दिया। 51% दिया है। अभी 2-3 सोसाइटी ऐसी है हमारे बेलापुर के अंदर, पूरी बिल्डिंग के ऊपर के लोग तो मान गए, हाँ, लेकिन नीचे जिनके होटल चल रहे थे, जिनका अच्छा बिजनेस चल रहा, उन्होंने मना कर दिया। लेकिन वो ओनर्स हैं कि टेनेंट है? ऑनर्स हैं, ओनर्स हैं, उन्होंने मना कर दिया। मना कर दिया। अभी तो लटका के रखा है, क्योंकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, ये रेंट देंगे, लेकिन उनको उनके मुताबिक ही आगे जगह नहीं मिलती ना। मतलब उनका तो रनिंग बिजनेस मार खा रहा है। Yes. वो अपनी जगह पे राइट है, लेकिन वो 51% में अगर आ गए तो फिर वो फाइट चल रही है अभी तक, तो कुछ उसका फैसला नहीं हुआ। जब होगा तो हम भी देख लेंगे कैसे होता है। नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर 51% लोगों का कंसेंट आ गया, 100 मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग कमर्शियल शॉप्स वाले, टोटल रेसिडेंशियल प्लस शॉप्स 51% नहीं, कोई 1/3 है, ऐसा कुछ है उसमें। 1/3, चलिए 1/3 पकड़ के चलते हैं। अगर उसमें कंसेंट मिल गया और बाकी लोगों ने कंसेंट नहीं दिया, एक चाइना का केस मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, अभी पहले इंडिया की बात करें हम लोग, उसके बाद चाइना का रेफरेंस दूंगा मैं आपको। अचानक से स्ट्राइक हुआ, तो अगर 51% सबका कंसेंट आ गया, मैं सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल रहा हूँ, आर्ग्यूमेंट के लिए नहीं, तो 51% लोगों ने कंसेंट दे दिया, तो बिल्डर बाकी के जो जिद्दी लोग हैं ड्यू टू एनी रीज़न खाली नहीं कर रहे हैं, तो क्या वो नोटिस देके खाली कर सकते हैं? अगर आपने लिख के दे दिया रीडेवलपमेंट के टाइम पे, वीडियो हो गई, साइन हो गए, सब एग्रीमेंट हो गया, किसने लिख के दे दिया? मेंबर लोग देते हैं ना, 51 लोगों ने या 1/3 लोगों ने, 2/3 लोगों ने? सभी लोगों से लिखा के लेते हैं। फिर उसके बाद जब खाली नहीं करते, नहीं, वो तो लिख के ही नहीं देंगे ना जिनको खाली करना है, तो नहीं, वो वैसे वो लेते भी नहीं है, फिर तो वो उसमें हाथ ही नहीं डालेंगे, वो हाथ ही नहीं डालेंगे। तो प्रोजेक्ट अननेसेसरी अटक जाएगा। अटक जाएगा। तो उसमें तो फिर यही होगा ना। कॉमन आदमी यानी कि कॉमन परचेसर को क्या मैसेज देना चाहेंगे, बीइंग एन एक्सपर्ट इन द प्रॉपर्टी बिजनेस? देखिए, आप कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं तो किसी अच्छे डीलर के थ्रू ही लीजिए, प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू। वो आपको सारी चीज़ें जो हैं सब अरेंज करा के देगा, डॉक्यूमेंट्स, टाइटल, बिल्डर कैसा है, कैसी उसकी रेपुटेशन है, आप सेफ रहेंगे। आप लोगों की जो ब्रोकर्स की जो कमीशन होती है 1%, 2%, जो भी जो फिक्स भी है, है, हाँ जी। वो एट द एंड ऑफ द ट्रांजैक्शन होता है या पहले या फिर नहीं, इंस्टॉलमेंट में? देखिए, जब आपने चीज़ ले ली, हाँ। पेमेंट कर दी, अगर रीसेल लेते हैं हम्म तो जैसे डॉक्यूमेंट कंप्लीट, हमारा कंप्लीट। या पहले 50% आप भी ब्रोकरेज मांग सकते हो? मांग सकते हैं, पर कोई अमूमन कोई देता मांगता नहीं। देता भी नहीं है, कोई मांगता भी नहीं। मतलब जब तक ऑन द डे ऑफ एग्रीमेंट रजिस्टर हो गई तो यू हैव राइट टू आस्क फॉर योर जैसे कमीशन। हमारा अधिकार हो जाता अधिकार है। हो लेकिन कई ऐसे होते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन में कैसे लेते हैं आप अंडर ब्रोकरेज? कंस्ट्रक्शन के अंदर, जैसे हमने बुकिंग किया जी, बिल्डर के पास, हाँ। तो बिल्डर को जब पेमेंट पहुंच गई, हम्म रजिस्टर हो गया डॉक्यूमेंट, हम्म बिल्डर उसके बाद हमारा चेक निकाल देता है।
वो फुल चेक दे देगा या Full check फिर दे देगा। इंस्टॉलमेंट में? ये फुल चेक दे देगा। फुल चेक दे देगा। बाकी जो उसकी इंस्टॉलमेंट जाती रहेगी बिल्डिंग के हिसाब से, जैसे जैसे स्लैब हुआ, वो एक अलग विषय है। आजकल इतनी सारी वेबसाइट्स आ गई हैं और एप्स आ गई हैं, जी। तो जो कॉमन परचेसर है, पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग, वो बोल रहे हैं कि डायरेक्टली हम चले जाते हैं बिल्डर के पास, क्योंकि होर्डिंग पब्लिसिटी इतनी हो गई है कि ब्रोकर्स का एक्चुअली रोल, विद ड्यू रेस्पेक्ट, रोल थोड़ा कम होते जा रहा है। अगर एज अ कॉमन मैन मैं किसी बिल्डर के पास डायरेक्टली चले जाता हूँ तो मैं सोचूंगा कि मेरी कमीशन बच गई, राइट। अगर बिल्डर ने आपको एज अ सोल सेलिंग एजेंट अपॉइंट किया ब्रोकर को, तो आप फिर कस्टमर से ब्रोकरेज नहीं लोगे। नहीं, हम क्यों लेंगे ब्रोकरेज कस्टमर से? अगर हम सेल करें, सोल सेलिंग एजेंसी हमें आपकी। क्या है, जैसे अभी आप गए तो हम आपको लेके गए, मान लीजिए जी। तो आपको, आपने प्रोजेक्ट हमने दिखा दिया, आपने वहाँ फॉर्म भर दिया, हमारा नाम भर दिया, लेकिन बाद में बिल्डर का आपको फ़ोन आता है कि यार आप आ जाओ, हाँ मैंने आपको एजेंट के थ्रू आप आए थे, हाँ हमने आपको ये बोला था, हम्म। हम आपको उससे कम कर देंगे, हाँ, वो कर देता है। अब ब्रोकर को निकाल दो। ब्रोकर को पता नहीं चलता। और बिल्डिंग बनेगी 5 साल के बाद, हाँ तो थोड़ी पता है एजेंट को कि भाई उसने लिया है कि नहीं लिया। हाँ, एजेंट को पता ही नहीं चलेगा। तो ये तो चीटिंग हुई ना आप लोगों के साथ। फिर ये अब चल रही है, चीटिंग ऐसे ही चल रही है। चल रही है, तो बिल्डर की कमीशन जो है वो 2 या 4% वो बची ना, सिर्फ बची है, बस वही बचती है। वही बची ना। वो लेकिन- थोड़ा सा डिस्काउंट कस्टमर को डायरेक्टली दे देगा। अब ऐसे ही है। अब ये काम तो देखो हर जगह जुगों से चलता आ रहा है, एक दूसरे को काटने हाँ, का। मतलब एक दूसरे को काटने का। तो हर इंसान अपना अपना फायदा सोचता है। बिल्डर अपना, आप अपना, कस्टमर अपना सोचेगा। कस्टमर सोचेगा कि चलो यार मेरा भी फायदा देखो हो गया। उसको अगर 2-4-5 लाख रुपए कम मिलता है हाँ तो फायदा हो गया। कई प्रॉपर्टी में तो 10-10, 20-20 लाख रुपए का फर्क पड़ जाता है। हाँ, तो कस्टमर के लिए बड़ी बात हो जाती अभी है। जैसे आप उधर जाओ बॉम्बे में, पाली हिल जाओ, पेंसी रोड जाओ, बांद्रा जाओ, 20-20, 25-25, 30-30 करोड़ के फ्लैट्स हैं, तो 1% भी हो गया तो 25 लाख हो गया। चलिए, नवी मुंबई में लोग प्रॉपर्टी खरीदे तो क्यों खरीदे? फायदा क्या है नवी मुंबई में प्रॉपर्टी खरीदने का? अभी नवी मुंबई के अंदर थोड़ा सा जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़ गया। जैसे अभी एयरपोर्ट आ रहा है, अटल सेतु आ गया, मेट्रो भी आ रही है, रोड्स हैं अच्छे अच्छे, हाईवे जैसे लोनावाला और पूना, नवी मुंबई एक जैसे ही होता जा रहा है। एट पार, कनेक्टिविटी बढ़ गई, कनेक्टिविटी बढ़ गई, करजत तक ट्रेन होलसेल से, मार्केट्स पनवेल आ तक गई, हैं, होलसेल मार्केट्स आ होलसेल गई, मार्केट्स आ गए। थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है बॉम्बे से। स्पेशियस है, खुले खुले रोड हैं, पोल्यूशन थोड़ा कम है कंपैरेटिवली आज तक कम है। अभी इतने प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं तो ऑब्वियसली गाड़ियाँ बढ़ेंगी, सब कुछ बढ़ेगा। डेवलपमेंट बढ़ती है तो इट हैज गॉट बोथ द कॉइंस। हम लोगों को पोल्यूशन में रहने की आदत सी बढ़ गई है। हमारे फेफड़े भी आजकल पोल्यूशन ही मांग रहे हैं, है ना। लंग्स को पोल्यूशन ना मिले तो परेशान हो जाते फेफड़े भी हमारे। कैरानिया दोस्तों, इट वाज अ वेरी नाइस टॉकिंग, बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक था। अरोड़ा जी, दिल से थैंक्स आपको कि आप इतनी दूर से आए, टाइम निकाला मेरे लिए, शो के लिए, ऑडियंस के लिए। अगर आपको कुछ भी और भी परेशानी हो तो हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अरोड़ा जी का नंबर और इनकी जो एसोसिएशन है, 2-4 इनकी टीम, उनका नंबर दे देंगे। इसमें हमारी कुछ कमीशन नहीं, कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ गाइडेंस एंड फॉर द सेक ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग यू कैन कॉन्टैक्ट मिस्टर अरोड़ा। इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आपको कुछ भी है तो डायरेक्टली आप इनसे डील कर सकते हैं। ये कोई स्पॉन्सर शो नहीं था, मैं क्लियर करना चाहता हूँ। दिस वॉज प्योरली एन इन्फॉर्मेटिव शो। अरोड़ा जी, थैंक्स अ लॉट। धन्यवाद। एंड लॉजिकल गपशप में आप यहाँ पे आए, जेन्युइनली थैंक्स। एंड थैंक्स टू द ऑडियंस फॉर लिसनिंग पेशेंटली टू अस। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए सब्जेक्ट, एक नए मेहमान के साथ। थैंक यू वेरी मच।